हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं यूएम उस्मानी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल यूएम इंस्टीट्यूट। और आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कैश बजट। ये जो वीडियो है ये कैश बजट का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट हम पहले भी अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो जरूर देखिएगा, उसमें हमने कैश बजट के बेसिक कंसेप्ट को समझाया है। और आज की जो वीडियो है इसमें हम लोग देखेंगे कि किस तरह से कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स कैलकुलेट किया जाता है या कलेक्शन फ्रॉम सेल्स। ठीक है, जब हम गुड्स को उधार बेचते हैं तो वहां पर क्या होता है, हमारा पैसा हमें कलेक्ट करना होता है अपने डेटर्स से, तो कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। और दूसरा पॉइंट है टाइम लैग। इन दोनों केसेस को हम क्वेश्चन में कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे अप्लाई करते हैं, इन्हें देखना है आज हम लोगों को। तो एंड तक वीडियो देखिएगा। दो क्वेश्चन कराएंगे, एक कलेक्शन फ्रॉम डेटर से रिलेटेड और पेमेंट फॉर परचेज। जो पेमेंट टू क्रेडिटर्स का अकाउंट बनता है वो सेम वैसे ही बनेगा जैसे कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स का बनेगा। और दूसरा क्वेश्चन कराएंगे आप लोगों को टाइम लैग से रिलेटेड। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करिएगा। स्टार्ट करते हैं वीडियो और समझते हैं कि कैसे हम लोगों को क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो एक क्वेश्चन यहाँ पर हम लोगों को दिया हुआ है, इसमें कह रहे हैं द एस्टिमेटेड मंथली सेल फॉर अ कंपनी इज एज फॉलोज। एक कंपनी है, उसकी मंथली सेल इन्होंने माना है कि कुछ इस तरह से है, जिसमें से फेब से लेकर जून तक की इंफॉर्मेशन दी हुई है और हर मंथ के आगे उसकी सेल दी हुई है। जैसे फेब के मंथ में 90,000 सेल हुई है, मार्च में 96 एंड सो ऑन। और उसके बाद पैराग्राफ में बता रहे हैं इफ 50% ऑफ सेल्स आर रियलाइज। ध्यान ये रखना है, ये जो सेल हम लोगों को दी है ये पूरी की पूरी क्रेडिट सेल है, सारा सामान उधार बेचा गया है। अब कलेक्शन कैसे हो रहा है इसकी इंफॉर्मेशन पैराग्राफ में दी हुई है। कह रहे हैं 50% ऑफ सेल आर रियलाइज इन द नेक्स्ट मंथ। जितना सामान बेचा है अगले महीने 50% पैसा वसूल हो जाता है, यानी आधा पैसा नेक्स्ट मंथ में वसूल होता है। जैसे फेब के मंथ में जो सेल हुई उसका हाफ अमाउंट कब रियलाइज होगा, नेक्स्ट मंथ यानी मार्च में रियलाइज होगा। मार्च की सेल का हाफ अमाउंट कब रियलाइज होगा, अप्रैल में। इसी तरह से पूरा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। एंड बैलेंस इन द नेक्स्ट ऑफ नेक्स्ट मंथ। और बची हुई अमाउंट अगले महीने की भी अगले महीने में मिलेगी, यानी फेब की जो सेल होगी उसकी आधी अमाउंट मिल जाएगी मार्च में और बची हुई आधी मिलेगी उसके भी नेक्स्ट मंथ यानी अप्रैल में। आगे कह रहे हैं व्हाट वुड बी द कैश कलेक्शन फ्रॉम सेल इन द मंथ ऑफ अप्रैल, मई एंड जून। हमें यहाँ पर बताना है कि कैश कलेक्शन अप्रैल, मई और जून के मंथ में कितना होगा। तो इसके लिए हम लोगों को कैश कलेक्शन के लिए एक पूरा स्टेटमेंट बनाना होगा और उस स्टेटमेंट की हेल्प से आपको बताएंगे कि कैश कलेक्शन कैसे निकाला जाता है और उसकी अमाउंट क्या आ रही है। तो यहाँ पर हम लोगों ने स्टेटमेंट प्रिपेयर कर लिया है। हम कैश कलेक्शन निकालने जा रहे हैं कि हमारे देनदारों से कितनी वसूली होगी। तो हेडिंग डाल देते हैं कैश कलेक्शन फ्रॉम सेल्स, या आप कैश कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स भी डाल सकते हैं। उसके बाद स्टेटमेंट कुछ इस तरह से बनाया, क्वेश्चन में कह रहे हैं अप्रैल, मई और जून, हमें सिर्फ 3 महीनों का स्टेटमेंट बनाना है। इन्फॉर्मेशन हम लोगों को 5 मंथ्स की दी है, बट हमें जो स्टेटमेंट बनाना है उसमें 3 महीने की कलेक्शन दिखानी है। तो हम लोगों ने उन 3 मंथ्स का नाम डाल दिया है। तो सबसे पहले मंथ का कॉलम बनेगा, इसमें आपको जितने भी मंथ्स की इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दी है, यहाँ पर ऊपर देखिए फेब से लेकर जून तक की इंफॉर्मेशन दी थी, तो मंथ्स में जितने भी मंथ की इंफॉर्मेशन दी होगी लाइन से उन्हें लिख लेंगे। फिर हमें सारे मंथ की सेल दी थी, तो हर मंथ के आगे उसकी सेल की अमाउंट को भी नोट कर लेंगे। आगे उतने मंथ्स का अलग से अकाउंट बनाएंगे, अमाउंट का कॉलम, जितने मंथ का स्टेटमेंट प्रिपेयर करने के लिए कहा जा रहा है। तो हमें 3 मंथ का कैश कलेक्शन निकालने के लिए बोला जा रहा था अप्रैल, मई, जून, तो यहाँ पर हम अप्रैल, मई, जून डाल देंगे। अब कलेक्शन की कैलकुलेशन करते हैं। इन्होंने बोला है कि 50% अमाउंट यानी आधी अमाउंट अगले महीने में कलेक्ट हुई है और बैलेंस जो अमाउंट है वो उसके भी नेक्स्ट मंथ में कलेक्ट हुई है। तो इसको सॉल्व करते हैं। जैसे देखिए फेब की सेल है 90,000 रुपीज, तो फेब की सेल का आधा अमाउंट मार्च में, आधा अमाउंट कितना हुआ, 50% अमाउंट हुआ 45,000। तो 45,000 नेक्स्ट मंथ, फेब के नेक्स्ट मंथ यानी मार्च में मिलेगा और बचा हुआ आधा मिलेगा उसके भी नेक्स्ट मंथ यानी अप्रैल में। तो मार्च का तो हमें स्टेटमेंट बनाना नहीं है, अप्रैल में जो बचा हुआ 45,000 रियलाइज होगा तो हम अप्रैल में लिख देते हैं 45,000। तो फेब की सेल में से 45,000 रियलाइज होगा हम लोगों को अप्रैल में। अब आती है बात मार्च की सेल की। मार्च के मंथ में इन्होंने सेल करी है 96,000 रुपीज की। तो अगर आप 96,000 रुपीज का 50% निकालें तो आ जाएगा 48,000। मार्च का नेक्स्ट मंथ कौन सा है, अप्रैल। आधी अमाउंट अप्रैल में मिलेगी और आधी अमाउंट उसके बाद वाले महीने मई में मिलेगी।
तो 48,000 मिल जाएगा मार्च में और 48,000 मिल जाएगा मई में। फिर बात आ जाती है अप्रैल की। अप्रैल की सेल है 54,000। 54,000 का हाफ करेंगे आ जाएगा 27,000। अप्रैल के बाद का मंथ कौन सा है? मई। तो आधी अमाउंट मई में रियलाइज होगी और आधी अमाउंट जून में रियलाइज होगी। फिर नेक्स्ट मंथ है मई। मई की सेल है 87,000। तो 87,000 की हाफ अमाउंट यानी 43,500 रियलाइज होगी मई के नेक्स्ट मंथ, जिस मंथ में सेल हुई उसके अगले महीने यानी जून में 43,500। और बची हुई आधी अमाउंट रियलाइज होगी इसके भी नेक्स्ट मंथ यानी जुलाई में। फिर आ जाता है जून। जून की सेल है 63,000। 63,000 का 50% हो जाएगा 31,500। तो जून की जो सेल है उसकी आधी अमाउंट यानी 31,500 रियलाइज होगा हमको जुलाई में, और बचा हुआ 31,500 रियलाइज होगा उसकी भी नेक्स्ट मंथ अगस्त में। तो यहाँ पर क्योंकि हमें जुलाई और अगस्त का स्टेटमेंट नहीं प्रिपेयर करना है, सिर्फ जून तक का स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है, तो हम जून की सेल को नहीं ले रहे हैं। हमें नहीं पता अभी यहाँ पर जून की सेल में, जून के मंथ में कुछ भी रियलाइज नहीं होना है। जून की जो सेल है उसका आधा अमाउंट जुलाई में रियलाइज होगा और आधा अमाउंट अगस्त में रियलाइज होगा। अभी कुछ भी नहीं मिल रहा है तो यहाँ पर हमें नहीं लिखना है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, जिस मंथ में जितनी अमाउंट आई है उसका टोटल कर लेंगे। अप्रैल के मंथ में 45,000 और 48,000 दो कलेक्शन हुए, इन दोनों का टोटल कर लेंगे आ जाएगा 93,000। इसी तरह से मई के मंथ में 48,000 प्लस 27,000 टोटल रियलाइजेशन हुआ है 75,000। और जून के मंथ में टोटल रियलाइज हुई अमाउंट 70,500। तो ये निकल कर आ गया हमारा टोटल कलेक्शन फ्रॉम सेल्स या टोटल कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। जितनी भी हमने सेल करी है उस सेल से इतनी वसूली हुई है अप्रैल में और जून के मंथ में। तो इस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं कलेक्शन फ्रॉम सेल्स, या इसे आप कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स भी कह सकते हैं। ठीक है, तो और जिस तरह से हमने यहाँ कलेक्शन फ्रॉम सेल का स्टेटमेंट बनाया उसी तरह से आप पेमेंट फॉर परचेज का स्टेटमेंट भी बना सकते हैं, या पेमेंट टू क्रेडिटर्स का स्टेटमेंट भी उसे कहते हैं। सेम ऐसे ही आप मंथ्स के नेम डालेंगे, सेल की जगह आपको परचेज की अमाउंट दी होगी, और इन्फॉर्मेशन जो भी आपको बता रही हो कि आपने पेमेंट किस किस मंथ में किया है उसके अकॉर्डिंग आप पेमेंट को शो कर देंगे। जिस मंथ में पेमेंट हुआ है, क्योंकि यहाँ पर ये निकालना इसलिए जरूरी है कि कैश बजट बनाते टाइम हम ओनली कैश ट्रांजैक्शंस को यहाँ पर लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब टाइम लैग से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का टाइम लैग से रिलेटेड। क्वेश्चन में कह रहे हैं इन अ फॉर्म द फोरकास्ट रिलेटिंग टू वेजेस फैक्ट्री एक्सपेंसेस आर एज फॉलोज। एक फर्म है, वहां पर वेजेस और फैक्ट्री एक्सपेंसेस से रिलेटेड खर्चे देखे गए हैं। तो कुछ इस तरह से इंफॉर्मेशन पता चली है कि वेजेस इनको किस मंथ में कितनी पे करनी है। दिसंबर के मंथ में 4,800 पे करनी है, जान के मंथ में 6,000, फेब के मंथ में 6,400 और मार्च में 6,800। इसी तरह से फैक्ट्री एक्सपेंसेस दिए हैं कि किस मंथ में कितने एक्सपेंसेस इनको करने हैं, और नीचे पैराग्राफ में दिया हुआ है द टाइम लैग इन पेमेंट ऑफ वेजेस इज 1/8 मंथ। जो वेजेस में कि पेमेंट में टाइम लैग हुआ है, टाइम का गैप हुआ है, या ये कह लीजिए देरी हुई है, वो 1/8 मंथ की हुई है। इन केस ऑफ फैक्ट्री एक्सपेंसेस 1/4 मंथ, और फैक्ट्री एक्सपेंसेस के केस में टाइम लैग है 1/4 मंथ। Estimate the amount of wages and factory expenses payable in each month January to March। हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को कैलकुलेट करना है कि जैन से लेकर मार्च तक के मंथ में कितना वेजेस और कितना फैक्ट्री एक्सपेंसेस हर मंथ में एक्चुअल में हम लोगों ने पे किया है, यानी कितना कैश वेजेस के लिए और कितना कैश फैक्ट्री एक्सपेंसेस के लिए हमारे फॉर्म से गया है। तो इसके लिए अलग से एक एस्टिमेशन अकाउंट बनाएंगे वेजेस के लिए, और एक अलग से अकाउंट बनेगा फैक्ट्री एक्सपेंसेस के लिए। दोनों अकाउंट बनाकर टाइम लैग का ट्रीटमेंट आपको दिखाते हैं। तो ये टाइम लैग का स्टेटमेंट प्रिपेयर कर लिया है। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे, जैसे कि हम लोगों को वेजेस की अमाउंट निकालनी है कि वेजेस में कितना पेमेंट हुआ है, तो हेडिंग डाल देंगे एस्टिमेशन ऑफ वेज पेमेंट, और ब्रैकेट में लिख देंगे टाइम लैग। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वेजेस के लिए टाइम लैग है 1/8 मंथ, तो ब्रैकेट में हमने लिख लिया है 1/8। सेम वैसे ही इंफॉर्मेशन, क्योंकि हमें दिसंबर से लेकर मार्च तक 4 मंथ की दी थी, तो यहाँ मंथ्स का कॉलम बनाया और इसमें चारों मंथ के नेम लिख लिए हम लोगों ने। उसके आगे वेजेस का कॉलम बनाया, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि किस मंथ में इन्होंने कितनी वेजेस पे करी है, तो हम किस मंथ की कितनी वेजेस है,
तो वो हमने वेजेस भी लिख लिए। अब हमें देखना है कि जैन, फेब और मार्च में कितनी वेजेस पे की गई है। टाइम लैग ध्यान रखना है 1/8 मंथ। टाइम लैग का मतलब होता है कि जितना टाइम लैग है वो अमाउंट नेक्स्ट मंथ में पे की गई है। यानी दिसंबर के मंथ की जो वेजेस है इसका 1/8 जैन में पे किया गया है और बचा हुआ पार्ट दिसंबर में पे किया जा चुका है। जैन के मंथ का जो 1/8 पार्ट होगा वो भी बाकी है, नेक्स्ट मंथ फेब में दिया जाएगा और बची हुई वेजेस जैन में ही पे की जाएगी। ठीक है, तो टाइम लैग का मतलब होता है जितना भी टाइम लैग है उतनी अमाउंट खर्चे की नेक्स्ट मंथ में दी जाएगी और बची हुई अमाउंट जो है, बैलेंस अमाउंट जिस मंथ में एक्सपेंसेस, जिस मंथ का एक्सपेंस है उस मंथ में ही पे कर दी गई है। तो स्टार्ट करते हैं। दिसंबर के मंथ की वेजेस है 4800, इसमें डिवाइड देंगे हम 8 से क्योंकि टाइम लैग है 8, तो इसका 4800 का 1/8 करेंगे, आ जाएगा 600। तो दिसंबर के मंथ का 1/8 नेक्स्ट मंथ जैन में पे किया जाएगा, तो यहां लिख लेते हैं 4800 में 8 से डिवाइड देंगे, 8 6 48 आ जाएगा 600 रुपए। इस तरह से पे करेंगे और बचा 4800 में से 600 माइनस करिए, बची अमाउंट कितनी है 4200। ये 4200 दिसंबर के ही मंथ में पे कर दी गई है जिस मंथ की वेजेस है। फिर आते हैं जैन में। जैन के मंथ की वेजेस है 6000 का 1/8 निकालेंगे, आ रहा है 750। तो जैन के मंथ की वेजेस का 1/8 है 750। ये 1/8 नेक्स्ट मंथ यानी फेब में पे किया जाएगा। ठीक, अब कितनी अमाउंट बची, 6000 में से 750 माइनस करेंगे, बचा 5250। तो ये 5250 उसी मंथ में पे किया जाएगा जिस मंथ की वेजेस है यानी जैन में, बैलेंस अमाउंट। फिर नेक्स्ट मंथ पे आते हैं फेब। फेब की वेजेस है 6400। 6400 का 1/8 करेंगे, आ जाएगा 800। तो फेब का 1/8, फेब की वेजेस का 1/8 नेक्स्ट मंथ मार्च में पे किया जाएगा। 6400 का 1/8 हो जाएगा 800। अमाउंट बची कितनी, 6400 में से 800 हम माइनस करेंगे, बचेगा 5600। फेब की वेजेस है तो ये बची हुई अमाउंट फेब में ही पे की जाएगी 5600। फिर आते हैं मार्च में। मार्च की वेजेस है 6800, इसका 1/8 आ जाएगा 850। ठीक है, 1/8 कितना आ रहा है, मार्च की वजह से 6800, इसका 1/8 आ रहा है 850। अब ये 850 मार्च का जो नेक्स्ट मंथ है अप्रैल, उसमें पे किया जाएगा और जो बैलेंस अमाउंट है वेजेस की वो मार्च के सेम मंथ में यानी मार्च में ही पे की जाएगी। तो 6800 में से माइनस कर देंगे हम लोग 850, बैलेंस अमाउंट आई 5950। मार्च की वजह से तो मार्च में बैलेंस अमाउंट लिख देंगे 5950। तो ये थी टाइम लैग की कैलकुलेशन। अब हम टोटल कर लेंगे और बता देंगे कि किस मंथ में कितनी टोटल अमाउंट वेजेस की पे की गई है। तो टोटल कर लिया हम लोगों ने। यहाँ पे जैन के मंथ की टोटल वेजेस आ गई है 5850, फेब की आई है 6350 और मार्च की आ गई है 6750। तो ये था हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट, एस्टिमेशन ऑफ वेज पेमेंट। इसी के साथ साथ क्वेश्चन में हम लोगों को फैक्ट्री एक्सपेंसेस की इंफॉर्मेशन भी दी थी। तो अब हम लोग नेक्स्ट एस्टिमेशन बनाते हैं, निकालते हैं स्टेटमेंट बना के एस्टिमेशन ऑफ फैक्ट्री एक्सपेंसेस। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट हम लोगों को तैयार हो गया है, एस्टिमेशन ऑफ फैक्ट्री एक्सपेंसेस हेडिंग डाल लिए। क्वेश्चन में टाइम लैग फैक्ट्री एक्सपेंसेस का दिया था 1/4 मंथ, तो हम लोगों ने लिख लिया है। मंथ्स के कॉलम में जितने भी क्वेश्चन में मंथ्स की इंफॉर्मेशन दी थी वो 4 मंथ्स के नेम डाले, उसके सामने जो अमाउंट दी थी फैक्ट्री एक्सपेंसेस की वो लिख ली है। अब हमें 3 मंथ का फैक्ट्री एक्सपेंसेस का कैश पेमेंट निकाल कर बताना है। तो 1/4 टाइम लैग है जो कि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो हम लोग निकालते हैं 1/4। टाइम लैग का मतलब हमने आपको बताया है कि ये 1/4 अमाउंट नेक्स्ट मंथ में पे की जाएगी। तो दिसंबर का जो हमारा एक्सपेंस है वो है 1000, बट इसमें से 1/4 मंथ 1/4 पार्ट अभी बाकी है, यानी 250 रुपए। 1000 का 1/4 होगा 250, ये अमाउंट पे की जाएगी नेक्स्ट मंथ में। तो दिसंबर का नेक्स्ट मंथ कौन सा होगा, जैन। ठीक, और बची हुई अमाउंट 750 दिसंबर में पे की जा चुकी है। अब आ जाते हैं जैन पर। जैन में का एक्सपेंस है इनका 1000 का 1/4 निकालेंगे, आ जाएगा 250। तो जैन का नेक्स्ट मंथ है फेब, ये 250 यानी 1/4 अमाउंट पे करेंगे फेब में।
और दोनों का डिफरेंस निकालिए। 1000 में से 250 माइनस करेंगे, बचा कितना 750। जो बैलेंस अमाउंट है वो हम जिस मंथ में एक्सपेंस हुआ है उसी मंथ में पे करेंगे, यानी 750 जैन में ही पे कर दिया गया है। फिर फेब आ जाता है। फेब का एक्सपेंस है 1200। 1200 में से 1/4 नेक्स्ट मंथ में पे किया गया है, तो 1200 का 1/4 हो जाएगा 300। 300 रुपए नेक्स्ट मंथ। फेब का नेक्स्ट मंथ क्या हुआ, मार्च। मार्च में पे किए गए हैं। 1200 में से 300 मार्च में पे किए गए, इसका मतलब बचे हुए 900 फेब में ही पे कर दिए गए थे। फिर मार्च आ जाएगा। मार्च की अमाउंट है 1400 और इसका 1/4 हो जाएगा 350। ठीक है, मार्च की अमाउंट कितनी है 1400 और इसका 1/4 करेंगे तो ये आ जाएगा 350। तो ये 350 पे किया जाएगा मार्च के नेक्स्ट मंथ अप्रैल में। और बची हुई अमाउंट निकाल लेते हैं। 1400 में से टोटल एक्सपेंसेस में से टाइम लैग वाली अमाउंट 350 माइनस करेंगे, बचा 1050 मार्च में ही पे कर दिया गया है, तो इसको मार्च में ही लिख देते हैं 1050। अब हम कर लेंगे टोटल। तो फर्स्ट वाला कॉलम देखिए, जैन में 750 प्लस 250 कितना हुआ 1000। 900 प्लस 250 हुआ 1150 और 1050 में 300 ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 1350। तो ये हो गए हमारे फैक्ट्री एक्सपेंसेस का टोटल पेमेंट। जैन में, फेब में और मार्च में कितना पेमेंट हुआ ये निकल कर आ गए कैश पेमेंट। तो ये थी आज की हमारी वीडियो कैश बजट में कलेक्शन और टाइम लैग से रिलेटेड। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करिएगा। किसी टॉपिक में डाउट हो तो कमेंट में बताइएगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, हमारे साथ जुड़े रहे।